दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन पहले एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिए गए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर हम लोग इस सेट का सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि के, एल और एम क्रमशः 15, 20 और 27 के अनुपात में धन निवेश करता है। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 रुपये कमाता है तो के और एल के बीच का हिस्से का क्या अंतर है। तो दोस्तों ये पार्टनरशिप का सवाल है और पार्टनरशिप के सवाल को बनाते समय ध्यान रखिएगा कि देखिए कि 15, 20 और 27 जो है वह निवेश का अनुपात है, यानी पूंजी का अनुपात है, ठीक है। और लाभ जो है आपका कुल लाभ दिया हुआ है 10,230 रुपया। जब समय अगर सब में बराबर हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है ना, वही लाभ का रेशियो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस आपका ये जो पूंजी का रेशियो है, समय सब में बराबर है, देखिए वहां वर्ष के अंत में बोला है, यानी सब में 12-12 महीने हैं, ठीक है। तो अगर समय बराबर दिया हो तो जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो हो जाता है, यानी कि यही हमारा लाभ का रेशियो है, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये लाभ का रेशियो लिख लेंगे 15/20/27। अब ये इसी से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे पहले, तो 27, 20, 47, 15, 62 इक्वल टू 10,230। अब 1 यूनिट का मान हम लोग निकालेंगे, 62 से इसको काटेंगे, पहले 31 से काट लीजिए। तो 31 दूनी 62 और ये 31 या 93, 9 बचा, फिर 93, 31 या 93, फिर 2 से कटेगा, 165 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 165 आ गया दोस्तों। अब बोला है के और एल के बीच का अंतर, तो के का मान ये है और ये एल है और ये एम है। अब इन दोनों के बीच का अंतर बोला है, के और एल के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 5 गुने 165, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 का 5 3 8, यानी 825 रुपया के और एल के बीच का अंतर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है ये, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। एक बात आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हम जो बोले हैं कि पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है अगर समय बराबर हो तब, लेकिन अगर समय अलग अलग हो तो क्या करेंगे, इन सारे में समय जो है, मान लो ये 8 महीने का है तो 8 से गुना, इसमें 6 महीना है तो 6 से गुना, इसमें 12 महीने हो तो 12 से गुना कर देंगे और तब इसको काटना शुरू करेंगे और बराबर बराबर संख्या इसमें काटेंगे। अगर तीनों में 3 कॉमन है तो 3 काटेंगे, जो कॉमन हो काटना शुरू करेंगे। जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे और अंत में जब नहीं कटेगा तो वही रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता है। ये नियम जो है पार्टनरशिप का नियम है। लेकिन जब समय आपका बराबर हो तो काटने वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ के रेशियो में बदल जाता है। तो ये जो है पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नहीं पता हो तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब हम लोग सेट, जो आज का सेट है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया होगा। मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में मनोज की औसत गति क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। औसत गति बोला है हमसे, तो औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए गति माने चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। लेकिन जहां औसत लग जाएगा तो यहां हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब बताइए, कुल दूरी हमारा 20 और 36 दोनों है, तो 20 प्लस 36 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी और टोटल समय हमारा हो जाएगा 5 घंटा प्लस 3 घंटा, तो हो जाएगा आपका कितना 56 किलोमीटर। अब बट्टा में 8 घंटा काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोहित और सुमित 66,000 और 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। अभी अभी हमने पहला प्रश्न जो बनाया था उसी पर आधारित ये सवाल है। मैं बोला हूँ कि ये मोहित है और ये सुमित है और मैं बोला हूँ कि पूंजी जो भी दिया हो उसमें समय से गुना कराओगे और उसके बाद काटोगे तब लाभ का रेशियो आता है ना। तो देखो यहाँ पूंजी दे दिया है 66,000
ठीक है। तो 66 को ना 1000 को हटा दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमें काटना ही है। 84,000, 1000 तो अपने आप खत्म हो जाएगा, 3 जीरो, इसलिए मैं सिर्फ 66 और 84 लिख रहा हूँ, ठीक है। और समय का अवधि का रेशियो पूछ रहा है, तो समय मान लो कि यहाँ अलग लगा हुआ था T1 और यहाँ हो गया T2, ये हो गया आपका। अब इसी से लाभ मिलेगा आपको, लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब तक आप इसको काटते रहेंगे, जब नहीं कटेगा तब लाभ का रेशियो में बदलता है। तो ये अभी कटने वाला है तो काट सकते हैं आप इसको, देख रहे हैं कि 6 से कटेगा, 11 छक 66 और 14 छक 84, यानी 11 T1 रेशियो 14 T2। यही हो गया आपका किसका रेशियो? लाभ का रेशियो। और लाभ का रेशियो जो है एक और दिया हुआ है 11 अनुपात कितना? 9। तो आपसे पूछा गया है T1 और T2 का रेशियो, तो क्या करेंगे? 11 T1 अब बट्टा में 14 T2, ये बट्टा में लिख दिया, और ये भी लाभ का रेशियो, ये भी लाभ का रेशियो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लिख देंगे? बराबर। इससे हम लोग 11 से 11 काट लेंगे, यहाँ पे बचा 1, और ये 14 से इसमें गुना करा देंगे। T1 बट्टा T2 बराबर 14 बट्टा 9, और ये बट्टा को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं 14:9, यानी कि 14:9 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास बोला है। आधार का व्यास का मतलब होता है, यहाँ देखिए त्रिज्या का डबल। एक बेलन है, अच्छे से सीख लीजिए, देखिए ये बेलन है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 1056। अब बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है ना, वो होता है 2πRh बराबर में 1056 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमसे व्यास पूछा है, ऊंचाई का मान दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 डालेंगे, r का मान नहीं दिया है, और h का मान दिया हुआ है हमारा कितना? 8 दिया हुआ है, अब बराबर में 1056। इससे हम लोग पहले r का मान निकालेंगे और उसके बाद उसका डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। व्यास का मतलब होता है, देखो आधार, ये आधार है, इसका व्यास मान ये पूरा पूछ रहा है, और हमको पहले अभी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो डबल कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो पहले त्रिज्या का मान निकालिए, त्रिज्या का मान निकालेंगे तो काटिए पहले इसको, क्या करेंगे? 22 से इसको काटिए, 22 चौक 88, पहले 4 से काटेंगे तो बेटर है। चलिए काट दिए तो काट दे रहे हैं। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, ये 11 से काटेंगे, 11 9 99, 6 बचा 66, 11 छक 66। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 24 चौका 96, 8 से काटेंगे 8 3 की 24, आर बराबर हो जाएगा, 7 नीचे है, 7 में 3 से गुना होगा तो 7 का 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब व्यास बोला है तो 2r होता है, व्यास बराबर 2r, तो 2 गुने 21 बराबर में हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 18 मजदूर एक काम के 1/3 को 27 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूर संपूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए 18 मजदूर काम के 1/3 भाग को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बताना है कि कितने मजदूर, यहाँ वाट लगा दिया है, कितने मजदूर, तो हम x लगा देंगे, ठीक है। और पूरे काम को, तो एगो काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। ऐसा डाटा पहले बना लीजिएगा, और उसके बाद क्या करेंगे? वर्क नीचे बाकी सब गुना में, 18 गुने 27, फिर बराबर ये भी वर्क नीचे और बाकी सब गुना में, x गुने 9, ये भी बराबर कर देंगे। मैंने इसका वर्क नीचे या ये दोनों गुना में, फिर बराबर के उस पर, ये वर्क नीचे बाकी सब गुना बराबर के इस पर, बस अब काट लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए 9 से 9 तिया 27, ये 3 पलट के ऊपर ही जाएगा, तो 3 3 की 9, 18 नामा 162, 162 आदमी आपका आंसर हो जाएगा। 162 आदमी ऑप्शन नंबर बी में है, 162 मजदूर, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर और ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बोला है कि आर जो है एक दिन में अगर 4 घंटा काम करता है तो 12 दिन लगता है। इसका मतलब है कि एक दिन में 4 घंटा, तब 12 दिन में 12 चौक 48 घंटा ये काम टोटल मिला के किया। यही ध्यान देना है कि एक दिन में 4 घंटा करके 12 दिन में करता है, तो 12 दिन में काम को करता है, तो एक दिन में 4 घंटा, तो 12 दिन में टोटल काम इसने 48 घंटा किया, ठीक है। और उसके बाद ए जो है
एक दिन में 8 घंटा काम करके 9 दिनों में काम को पूरा करता है। इसका मतलब एक दिन में 8 घंटा, तो 9 दिन में 9 8 72 घंटा ये काम करता है। तो आर जो है ए को काम को 48 घंटा में करता है और ए जो है 72 घंटा में करता है। हमने दिन और घंटा को मिलाकर घंटा में चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चन कि एक दिन में 2 घंटे काम करके आर और ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले 2 घंटे के बारे में छोड़िए, पहले आर और ए दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा पहले ये निकालते हैं, और उसके बाद 2 घंटा एक दिन में करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो बाद में हम लोग 2 से भाग दे देंगे उसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा। तो ध्यान देना, दोनों ये अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी y दिन में, दोनों मिल के काम करना हो तो x इंटू वाई x प्लस वाई वाला रूल लगा देंगे टाइम एंड वर्क का। हम क्या करेंगे 48 गुने 72 अब बट्टा 48 प्लस 72 कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे 48 गुने 72 अब बट्टा में 72 और 8 80 40 120 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 छक 72, सॉरी 12 दहा 120 और 12 छक 72 और ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी 48 गुने 3 यानी 144 अब बट्टा में हो जाएगा 5 घंटा। इतना घंटा में ये दोनों मिल के काम करेंगे, लेकिन कितने दिन का समय लेंगे ये, ठीक है। तो 2 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे ये, तो 144 घंटा को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा दिन में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 144 बटा 5 अब भागा 2 से यहाँ करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 दूनी 144 होता है, 72 बटे 5 दिन में जो है ना ये काम को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो 72 बटे 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न एक पाई चार्ट गया होगा आपके स्क्रीन पे। S1 से लेके और S7 तक 7 राज्य हैं, वार्षिक बर्फबारी को यह दर्शाता है। ऐसा प्रश्न आप लोग पिछले ढेर सारे वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं, ऐसे प्रश्न बहुत सारे सेट हम लोग किए हैं, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो लोग नए होंगे वो लोग ध्यान से थोड़ा समझेंगे इसको, और पिछले वीडियो में भी ऐसे प्रश्न है, उसे भी जाकर आप लोग देखकर समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि 7 राज्य हैं S1 से S7 तक, बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में इसे दर्शाया गया है। टोटल मिलाकर आप जोड़िएगा तो 100% ये होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी माने साल भर में बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 और S7 की औसत बर्फबारी कितनी होगी, औसत बर्फबारी। तो S2, S6 और S7, तो S2 का कितना है पहले देखिए। तो S2 का है 15% और S6 का हमारा है S6 का 14% और S7 का हमारा कितना है 25%। पहले इन तीनों को जोड़िए पहले, तो 15 4 19 10 29 5 34 20 54% जो है वो पहले ये तीनों का योग होगा। तो 700 टोटल है, उसका हम 54% निकाल लेंगे। अभी ये औसत नहीं आया, अभी सिर्फ आया बर्फबारी, तीनों का बर्फबारी का योग आया। और चूंकि हमें औसत निकालना है तो 3 गो है तो हमें 3 से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा। यही आपका औसत बर्फबारी हो जाएगा, औसत बर्फबारी तीनों का हो जाएगा। बस बन गया सवाल। तो 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 3 से 18 तिया 54 काट कर लेंगे और 18 सत्ते 126, यही आपका आंसर होगा 126 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में होगा, यही आंसर होगा आपका दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, 6 लगातार सम संख्या है, उसका औसत 11 है। तो ध्यान दीजिए 6 ठो लकीर आप खींच लीजिए, 3 4 5 6 है, और इसका औसत 11 है। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी लगातार संख्या हो ना, उसमें ठीक बीच वाला संख्या औसत होता है। तो 6 लगातार संख्या का औसत अगर 11 है तो 6 को ये लकीर खींच दिया, इसके ठीक बीच वाला संख्या इसका औसत होगा। तो ठीक बीच में तो कोई लकीर है नहीं, तो अपना से हम एक लकीर खींचेंगे छोटा सा, क्योंकि 3 इधर से जाएगा 3 इधर से, ठीक बीच में अपना से लकीर खींचेंगे और वही इसका एवरेज होगा, जो कि 11 दिया हुआ है एवरेज। तो 6 लगातार संख्या का जो औसत है 11, वो यहाँ पे संख्या, ये ठीक बीच वाला संख्या औसत होता है, तो 11 यहाँ आएगा, ठीक है। और ये सम संख्या का लकीर है, ध्यान दीजिएगा। तो सम संख्या के लकीरों के बीच डिफरेंस 2 का होता है। सम संख्या देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2 का डिफरेंस होता है ना। तो लकीर सम संख्या का है तो 2 का डिफरेंस है। इसके ठीक बीच में ये है, तो ये यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ 1 का डिफरेंस होगा। तो पहले 1 बढ़ के 12 पे आ जाएंगे, 1 घट के 10 पे आ जाएंगे। अब देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या। अब देखिए तो 2 का डिफरेंस आ गया। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे 2 2 करके, 12 2 14, 14 2 16, बैक
बैक आएंगे तो 8 और उससे बैक आएंगे तो 6, यानी सारे सम संख्या हमारे आ गए 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही 6 संख्या थे जिसको आप औसत निकालिएगा ना, जोड़ के 6 से भाग दीजिएगा तो 11 पक्का आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 6 हो जाएगा। बड़ी संख्या बोलेगा तो 16 आंसर मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे लकीर से हम लोग ऐसे सवाल को बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कोई भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हो ना, तो कोई रेलगाड़ी अगर वह 420 मीटर लंबी है, चाहे जितनी भी लंबी है, और वो 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी रेलगाड़ी, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करती है, तो खंभा कोई दूरी नहीं होता है, खंभा की कोई चौड़ाई नहीं होती है, तो कोई खंभे को पार करेगी तो वह खुद की दूरी पार करती है। ठीक है, अगर कोई दूरी तय करेगी तो अपनी दूरी के साथ ये भी दूरी दोनों मिला के जोड़ देंगे, ये दोनों दूरी तय करेगी वो और पार करेगी। कैसे, समझिए, एक वो खंभा है और ये ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, मान लो यहाँ पे। अब इस खंभे को पार करेगी तो इसका पिछला डब्बा जब तक पार नहीं होगा तब तक इसे पार नहीं समझा जाएगा। तो आपको यहीं पे पार करना है, तो इसका पिछला डब्बा यहाँ आने के लिए इसे 420 जाना पड़ेगा आगे। तो कुछ भी दूरी नहीं तय की ना, तो ये अपनी दूरी तय करती है। कुछ दूरी तय करती है तो अपनी दूरी के साथ ये भी दूरी तय करती है, यानी दोनों दूरी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये टोटल दूरी 420 प्लस 580, ये इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो कुल दूरी ये हो गया आपका। और बताओ कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो कितना समय लेगी। तो समय बराबर फार्मूला होता है कि दूरी बटे चाल। हमारा दूरी यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5,900 और 80 20 1000 मीटर की दूरी होगी, और चाल हमारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो हमारा आराम से समय निकल जाएगा। लेकिन ये है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करा देंगे। अब 18 पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 18 पलट के जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दो, 1000 गुना में हो जाएगा 18 पलट के जाएगा, और इस बट्टा में 120 गुने 5। हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये 5 दूनी 10 से एगो 0 कटेगा, और 3 दहा के 30 सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लिए हैं और ये मीटर में है। तो यहाँ पे हमारा 30 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो 30 सेकेंड आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर होगा मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टोटल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर आप लोग बताइए। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है, तो P का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। इसका आंसर आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।